नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अगले आधे घंटे में आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी पर मोदी के शहजादे वाले तंज पर प्रियंका गांधी ने किस तरह से पलटवार किया है। बुलेटिन में पीएम मोदी के झारखंड में चुनावी रैली की भी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है बिहार से। सारण की लड़ाई राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य पर बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। तो एफिडेविट जो उन्होंने दिया है, जो हलफनामा उन्होंने दिया है, जो कि उम्मीदवारों को चुनाव आयोग को देना होता है, उसमें बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि कई जानकारियां इसमें गलत दी गई हैं। इसमें जो चल अचल संपत्ति है उसके मामले में भी कहा जा रहा है कि गलत जानकारी दी गई है, और भी कई इसमें जो जानकारियां दी गई हैं उसमें पूरी जानकारी नहीं है, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है रूडी ने कि क्या क्या इसमें गलतियां हैं, क्या इसमें रह गया है हलफनामे में? जी देखिए, ये बड़ा ही रोचक एक मोड़ आया है सारण में। सारण काफ़ी हॉट सीट माना जाता था, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी था, क्योंकि यहाँ राजीव प्रताप रूडी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो मैदान में थे, और उनके सामने खड़ी थी रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और सिंगापुर में रहती हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ जाके, पूरे परिवार के साथ जाके वहाँ पे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। उसमें जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था, जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसके बेसिस पे राजीव प्रताप रूडी ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पिटीशन दिया है सारण के डीएम के खिलाफ। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके थ्रू पिटीशन दिया है। वो पिटीशन की एक कॉपी मेरे हाथ में, अगर मैं अपने दर्शकों के लिए आपको पढ़ के बता दूं, समझा के बता दूं, तो इस पर दो बिंदु पे जो है फोकस किया गया है। एक है उनके आय के मामले पे। रोहिणी आचार्य ने अपने एफिडेविट में पिछले 3 सालों का जो इनकम दिखाया है, वो इनकम है लगभग 1.5 लाख से 3 लाख रुपए सालाना का इनकम, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में बोला है। और उसी एफिडेविट में जो कैश इन हैंड अपना बताया है वो 20 लाख रुपए बताया है कैश इन हैंड, और जो मूवेबल एसेट्स जो बताया है वो 3 करोड़ रुपए के आसपास बताया है। तो राजीव प्रताप रूडी के वकीलों ने ये बोला है कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये मैच नहीं करता है, इसमें मिसमैच है। जिस भी व्यक्ति की आय जो है वो 1.5 से 3 लाख रुपए अगर सालाना हो, तो उसके पास कैश इन हैंड 20 लाख रुपए नहीं हो सकता 3 साल के बाद, और उसके पास इतना मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता 3 करोड़ के। तो एक तो आय के ऊपर उन्होंने मामला उठाया है। दूसरा, उन्होंने सिंगापुर में जो उनके संपत्ति है उसमें उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इनके वकीलों ने कहा है कि सिंगापुर में इनके पास संपत्ति है, इनके नाम पे संपत्ति है, लेकिन उसको इसमें छिपाया गया है, सो उसकी भी जानकारी ली जाए। और साथ में उन्होंने अपने पति के बारे में तो बताया है, लेकिन अपनी संपत्ति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जो उन्होंने अपना पता बताया है वो भी पटना बताया है, जबकि उनके नाम पे जैसा बताया जा रहा है कि सिंगापुर में भी संपत्ति है और वो उनका स्थायी पता होना चाहिए था। वो पिछले 5 सालों से सिंगापुर में रह रही हैं। तो ये जो कुछ मामले हैं, और साथ में उनका जो स्टेटस है वो क्या वो एनआरआई हैं, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से रह रही हैं। अगर वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो क्या उन्होंने वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। तो इन सारी बिंदुओं को उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि क्योंकि ये हलफनामे में ये सारी जानकारियाँ गलत दी गई हैं, इसलिए इनका ये जो नामांकन है वो रद्द किया जाए। अब जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के वकीलों ने ये पिटीशन जो है इलेक्शन कमीशन को दे दिया है रिटर्निंग ऑफिसर के थ्रू। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई अहम जानकारियां बीजेपी के मुताबिक उनके एफिडेविट में, रोहिणी आचार्य के एफिडेविट में नहीं है या फिर गलत दी गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। रोहित वेमुला मामले में तेलंगाना पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। तेलंगाना पुलिस अब इस मामले की दोबारा जांच करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि वेमुला दलित नहीं था। उसे इस बात का डर था कि उसकी जाति की पहचान उजागर हो जाएगी, और इसी डर से उसने सुसाइड कर लिया। वेमुला के परिवार वालों ने इस मामले में फिर से जांच की मांग की है। तेलंगाना पुलिस जांच के लिए कोर्ट की मंजूरी का इंतजार कर रही है। ओडिशा के पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने अपना नाम वापस ले लिया है। वजह बताई है फंड की कमी। सुचारिता का कहना है कि उन्हें चुनाव में पार्टी की ओर से लड़ने के लिए पैसे नहीं मिले। आपको बता दें, पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा हैं। seven assembly segments in some of the seats.
पार्टी ने मुझे वो चुनाव पूरी की, मैं एमपी प्रार्थी थी और मुझे चुनाव लड़ने के लिए बेसिक मिनिमम फंड्स चाहिए था, बट पार्टी वो समर्थ नहीं रहा मुझे वो फंड्स देने के लिए. So I decided I should return the ticket and so that party can give the ticket to somebody else. पिताजी ब्रजमोहन मोहंती हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और इंदिरा जी के साथ मिनिस्टर में थे, उड़ीसा में पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो उड़ीसा असेंबली के स्पीकर थे, 2 टाइम एमपी थे, और कांग्रेस, उड़ीसा कांग्रेस उन्होंने बनाया था और उन्होंने कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ा. मेरे डीएनए में वही उन्हीं की खून है, मैं भी कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी. कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी, राहुल जी मेरा लीडर है, मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड, आई एडमायर हिम, और मैं उनको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ. मैं कोई दूसरी पार्टी जाने का सवाल नहीं उठता. आई एम वेरी मच ए लॉयल सोल्जर ऑफ माय पार्टी. कांग्रेस की कोई भी कैंपेन कोई भी कैंडिडेट वहाँ टिकट लेके लड़ेंगे, मैं उनके साथ रहूंगी और वो मेरा सपोर्ट उनके लिए 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इस बीच धुआंधार चुनाव प्रचार नेताओं का जारी है. पीएम मोदी ने आज झारखंड के पलामू और लोहरदगा में चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम ने कहा कि मोदी मिशन के लिए पैदा हुआ है. कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि उनके शासन में आतंकवादी निर्दोषों को मारते थे. बीजेपी ने नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म किया. पहले कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी. मैंने आते ही कह दिया अब आतंक का खेल नहीं चलेगा. सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था. आज पाकिस्तान दुनिया भर में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है. एक कहावत है, जाके साथियों याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था. यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी. लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस. पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे. और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा. मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा. आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है. एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आज रात देखना ना भूलें, रात 8 बजे बैटल ग्राउंड पश्चिम बंगाल से संजय पुगलिया के साथ. चुनावी रैलियों पर यहां पर राहुल गांधी पर हमलावर पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने बड़ा पलटवार किया है. राहुल को शहजादा कहने पर प्रियंका ने कहा कि वो मेरे भाई को राजकुमार बुलाते हैं, जिसने किसानों और लोगों से मिलकर उनकी परेशानी जानने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की. मोदी का नाम लिए बिना प्रियंका ने कहा कि उनके शहंशाह महलों में रहते हैं, वे कैसे मजदूरों, किसानों और महंगाई से परेशान लोगों की परेशानी को समझेंगे. वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं. मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक
आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती, कैसे समझ पाएंगे? हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज।